नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ टीडी चैनल में। तो हम क्लास 7th की यह प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमें 5वां क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो देखिए, इसमें हमें 5वां क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे कि प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है। इसके बाद इसके हल की तरफ हम चलेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये जो है निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। मोहन के द्वारा जो बैंक में जमा की गई राशि है वो दी हुई है 2000 रुपये, और मोहन के द्वारा बैंक से जो निकाली गई राशि है अगले दिन उसने जो राशि निकाली है 1642 वो हमें दे रखी है। तो इसी 2000 में से 1642 उसने क्या है निकाल लिए हैं। अब आगे बोल रहा है कि यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, इस वाली संख्या को यदि ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे। कहने का मतलब है कि जो मोहन ने अपने बैंक में 2000 रुपये जमा किए हैं, इस राशि को आप कैसे निरूपित करोगे। इसके बाद इसी में दूसरा प्रश्न है हमारा कि निकासी के पश्चात, मतलब ये राशि निकालने के बाद 2000 में से 1642 रुपये निकालने के बाद मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। मतलब जब मोहन ने 2000 में से 1642 रुपये निकाल लिए हैं तो अब उसके खाते में कितने रुपए बचेंगे हमें ये निकालना है। तो इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है 5वें क्वेश्चन में। वो दिया है मोहन द्वारा बैंक में जमा की गई राशि कितनी 2000 रुपये, और मोहन के द्वारा बैंक से निकाली गई राशि भी हमें दी हुई है 1642 रुपये। अब इसके बाद इसमें बोला था कि यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है। इसमें आप देखिए, इसमें हमें आगे बोला था कि यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न अनुसार यहाँ हम लिखते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार, चूंकि मोहन के द्वारा खाते में से निकाली गई संख्या को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है। चूंकि मोहन के द्वारा, यहाँ हम लिखेंगे चूंकि मोहन के द्वारा खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है
किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को तो खाते में जमा की गई राशि को धनात्मक संख्या से निरूपित किया जाएगा। आपको बस इतना ही लिखना है। तो जो हमारी जमा की गई राशि है वो क्या है, वो थी 2000। कितनी थी? 2000 थी। तो इस राशि को हम धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे, क्योंकि इसे हमने किससे निरूपित किया है? ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया है। तो इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे अतः करके, अतः प्लस 2000 रुपये। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ कि निकासी के पश्चात मोहन के खाते में से शेष राशि। तो अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन इसी में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि। मोहन के खाते में शेष राशि। तो उसने कितनी राशि जमा की थी? 2000 रुपये। और इस जमा की हुई राशि को हमने प्लस चिन्ह से दर्शाया है। इसी प्रकार से हमने जो 1642 रुपये थे, ये वाली राशि हमें प्रश्न में दे रखी थी कि इससे हम ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। तो इसमें हमें लास्ट पे क्या पूछा है? निकासी के पश्चात, मतलब इतनी राशि इसमें से निकाल लेने के बाद अब खाते में कितनी राशि रह जाएगी, अब हमें वो बताना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो राशि हमारी निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ देखिए क्या है हमारा 2000 रुपये और प्लस इंटू माइनस बराबर हो जाएगा माइनस कितना? 1642। अब इसको हम घटाएंगे। तो देखिए अगर आपसे ऐसे घटाते नहीं बनता है तो आप इसको इस प्रकार से भी जमा कर लिख सकते हैं और फिर इसको हम घटा लेंगे। तो देखिए 2000 लिखा और इसके नीचे हम लिख देंगे 1642 और फिर इस तरह से इसको हम घटा देंगे। तो देखिए अगर यहाँ हम घटाएंगे तो यहाँ हमारा 0 है, 0। तो अगर हम यहाँ से एक हासिल ले लें तो बन जाएगा 10। तो 10 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। यहाँ कितना बचा? एक हमने हासिल ले ली है तो यहाँ कितना बचा? 9। अब 9 में से जब 4 जाएगा तो वो आ जाएगा 5। फिर से यहाँ 9 बचा तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब यहाँ बचा 1 में से जब 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 358 रुपये। तो यहाँ हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 6वां। तो देखिए 6वां क्वेश्चन है
रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? तो देखिए, ये है हमारे पास डायग्राम। इस डायग्राम को हम पहले कॉपी में बनाएंगे और फिर इसके बाद जो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है इसको हम डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम अपने अपनी कॉपी में बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ हमने ये वाला डायग्राम बना लिया है। अब इस डायग्राम को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पूरब कहाँ होता है, पश्चिम के साइड होता है, उत्तर कहाँ होता है और दक्षिण कहाँ होता है। तो देखिए, इसमें अगर हम देखें तो इस साइड का ये हो गया पूरब, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये ऊपर उत्तर और नीचे हो जाएगा दक्षिण। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप अभी जहाँ भी बैठे हो तो या फिर खड़े हो तो जब आप खड़े होगे या फिर बैठे रहोगे तो जिस साइड आपका मुंह रहेगा वो क्या रहेगा? आपका पूरब रहेगा। और आपके पीछे पीठ साइड क्या रहेगा? पश्चिम रहेगा। और जो आपका राइट साइड है, मतलब कि जो आपका सीधा हाथ है वो रहेगा आपका दक्षिण, और जो उल्टा वाला हाथ है वो रहेगा हमारा उत्तर। तो पूरब कौन सा? हमारा चेहरा रहेगा। पश्चिम की साइड हमारा क्या रहेगा? पीठ रहेगी। और उत्तर की साइड हमारा बायां हाथ, और दक्षिण की ओर रहेगा हमारा सीधा हाथ। तो इस तरह से हम दिशा का भी पता कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमसे क्या बोला था? इसमें हमसे बोला था कि रीता क्या है? बिंदु ए से पूर्व की ओर। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर, यही है हमारी पूर्व की दिशा। तो पूर्व की ओर बिंदु बी तक कितना चली है? 20 किलोमीटर उसने दूरी तय की है। तो यहाँ बिंदु ए से बिंदु बी तक रीता ने कितनी दूरी तय की है? तो वो की है कितनी? 20 किलोमीटर दूरी तय की है 20 किलोमीटर तय करती है। अब इसके बाद उसमें बोलता है कि उसी सड़क के अनुदिश, मतलब इसी सड़क के सहारे क्या है? बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अब इस बिंदु बी से इसी रोड के अनुदिश, मतलब इसी रोड के सहारे वो क्या है? पश्चिम की ओर कितना जाती है? 30 किलोमीटर चलती है। तो अगर हम ए और बी के बीच की अगर दूरी निकालें तो यहाँ कहीं आपको कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा हमें 10। ए से यहाँ बीच की जो कोई भी बिंदु हो सकता है, तो यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 10। और फिर इस बिंदु से यहाँ बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 20। इस तरह से हमारी टोटल दूरी हो गई है ए से बी तक की कितनी हो गई है? 20 हो गई है। अब इसी प्रकार से अगर ए के दाएं साइड हमारा क्या है? प्लस का 10 है, और अगर हम इस बाएं साइड चलें तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस का 10, क्योंकि बराबर दूरी पे हम संख्या रेखा में संख्या का मान रखते हैं। फिर थोड़ा और चलेंगे इसकी बराबर दूरी में तो हमें कितना मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। अब देखिए, अब इसको चलना कितना है? 30 किलोमीटर चलना है। तो 20 तो इसने पूरब साइड चला है और 30 चलना है इसको कितना? पश्चिम की साइड। तो देखिए, यहाँ से कितना हो गया? ये हो जाता है हमारा, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई है?
इसे हम बिंदु दे देते हैं C और इसको दे देते हैं D। तो अब B से जब वो C तक चलेगी तो कितना चलेगी, 30 किलोमीटर तक चलेगी। तो इस तरह से अगर हम पश्चिम साइड जाएंगे तो देखिए इस 30 में से हमें 20 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 30 है वो पश्चिम की ओर साइड जा रहा है। पश्चिम की साइड रहती है हमारी माइनस वाली संख्या, क्योंकि हम बाएं साइड जा रहे हैं और बाएं साइड का क्या रहता है चिन्ह, माइनस का। तो अगर हम 30 में से 20 को घटा देंगे तो हमें माइनस का 10 वापस से मिल जाएगा। तो अब हम लिखते हैं इसकी पूरी कहानी कि इसमें हमें हिंदी में क्या लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमने पूरा समझ लिया है कि कैसे ये 10 आया, कैसे हमने ये 30 लिखा और ये 20 कहाँ से आया। तो ये सारी दूरी हमने क्या है इसमें देख ली है। अब हम इसकी लिखेंगे हिंदी। तो देखिए अगर इसकी हमें पूरी हिंदी लिखनी है तो जो अभी तक हमने समझा उसमें हम यहाँ सबसे ऊपर यहाँ लिख सकते हैं कि दिया है। जो ये सारा ये सब है ये तो हमें पहले से ही दिया था और इसमें हमने कुछ कुछ जो है वो अपने से इसमें किया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिया है, यहाँ लिख देंगे दिया है। इसके बाद जो ये हमने यहाँ ये डायग्राम बनाया ये वाला आपका पूरा पश्चिम वाला, ये आपको रफ कॉपी में करना है, आपको अपनी फेयर कॉपी में नहीं करना है। फिर इसके बाद जब ये पूरा डायग्राम आपका बन जाएगा इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार। अब हमसे प्रश्न क्या पूछा था, अब हम उसके बारे में लिखेंगे। तो देखिए प्रश्न हमसे क्या पूछा था, यहाँ बोल रहा था कि रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। तो यहाँ तक तो हमने पूरा कवर कर लिया है। अब इसके आगे बात होगी हमारे प्रश्नानुसार से कि यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे। तो हमें ये पश्चिम की दूरी बतानी है कि इसको आप कैसे निरूपित करोगे। तो प्रश्न अनुसार में हम ये पूरी लाइन यहाँ से लिख देंगे कि यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। ठीक है, तो हमें बस इतना लिखना है, फिर इसके बाद हम आगे और देखेंगे कि क्या करना है। तो अभी हम इतना लिख लेते हैं। चूँकि यहाँ हम लिखेंगे चूँकि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित, चूँकि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित
करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहले प्रश्न का आंसर। अब इसी में हमारा दूसरा प्रश्न था। तो दूसरा प्रश्न है हमारा कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे। तो इसमें हम बता सकते हैं कि बिंदु ए से जो उसकी अंतिम स्थिति थी उसको हम किस पूर्णांक से निरूपित कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं -10 से, जैसे कि हमने इसमें भी समझा था। तो इसका अंतिम पूर्णांक क्या होगा, ये -10 होगा। तो इसकी भी हम हिंदी लिख लेते हैं कि हम इसकी जो हिंदी है वो कैसे लिखेंगे। तो देखिए, जैसा हमें ज्ञात है कि रीता ए से 20 किलोमीटर की दूरी पूर्व की ओर बी तक पहुंचती है। मतलब इसमें हमें सबसे पहले दिया था ना कि जो रीता है वो ए से 20 किलोमीटर तक पूर्व की ओर चलती है और बी तक पहुंच जाती है, और उसके बाद 30 किलोमीटर वो उसी सड़क के सहारे क्या है, पश्चिम की ओर चलती है। तो इतना हम सबसे पहले लिखेंगे और फिर इसके बाद हम बताते हैं कि क्या लिखना है। तो सबसे पहले इतना हम लिख लेते हैं। तो देखिए, आगे वाला जो हमसे क्वेश्चन पूछा था उसमें ये था कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो उसके पहले हम लिखेंगे जैसा हमें ज्ञात है। पहले क्वेश्चन से हमें ये ज्ञात है कि रीता ए से 20 किलोमीटर दूरी पूर्व की ओर जाती है और कहाँ पहुँच जाती है, बिंदु बी तक पहुँच जाती है। इसके बाद वो क्या है, बिंदु बी से पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर उसी सड़क के सहारे जाती हैं। इतना हमें पता है। अब हम लिखेंगे अतः ए से उसकी अंतिम स्थिति -10 किलोमीटर होगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, अतः करके लिखेंगे। अब इसमें अतः ए से उसकी अंतिम स्थिति -10 किलोमीटर होगी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर कि ए से उसकी अंतिम स्थिति क्या होगी, वो हो जाएगी -10 किलोमीटर। तो यहाँ हमारा जो छठवां क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन की ओर। तो 7वां क्वेश्चन है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। अब जो एक मायावी वर्ग होता है, जैसे हमें ये दिया हुआ है एक मायावी वर्ग, एक दूसरा ये दिया हुआ है। तो जो मायावी वर्ग होते हैं उसकी चाहे आपकी पंक्ति हो, पंक्ति क्या हो जाएगी, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, पंक्ति। ये हो जाएगा हमारा पूरा स्तंभ, और विकर्ण क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा पूरा विकर्ण हो जाएगा। 5 2 3 इस प्रकार से 4 2 और 0 ये दूसरा विकर्ण हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा है कि किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति ये वाली, प्रत्येक स्तंभ ये वाले, और प्रत्येक विकर्ण मतलब कि ये वाले, इनका जब हम योग करेंगे तो वो क्या होता है, समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों में से क्या दोनों के दोनों मायावी वर्ग हैं या फिर कोई एक मायावी वर्ग है, और है तो कौन सा है। तो ये हमें इसमें बताना है कि मायावी वर्ग इन दोनों में से कौन है। तो इससे हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, प्रत्येक पंक्ति। प्रत्येक पंक्ति के लिए हम लिखेंगे प्रथम पंक्ति, मतलब कि 5 1 -1 -4 इनको जोड़ेंगे। फिर इसके बाद इस वाली पंक्ति को जोड़ेंगे और फिर इस वाली पंक्ति को जोड़ेंगे। इसके बाद हम जोड़ेंगे स्तंभों को, पहला दूसरा तीसरा स्तंभ। इसी प्रकार से विकर्ण, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। तो इन सब को जब हम जोड़ेंगे तो
इन सब का योग क्या है वो एक बराबर आना चाहिए। तो देख लेते हैं कि इनका योग जो है वो एक बराबर आता है कि नहीं आता है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्या दिया है। क्या लिखेंगे हम? दिया है। क्या दिया है हमें? एक मायावी वर्ग दिया हुआ है, लेकिन पता नहीं है कि ये मायावी है भी कि नहीं है। वो तो हम सॉल्व करने पर ही हमें पता लगेगा। तो सबसे पहले हम एक मायावी वर्ग बना लेते हैं, और जब तक आप लोग भी अपनी अपनी कॉपियों में मायावी वर्ग बनाइए। तो हमने यहाँ बना लिया 5, माइनस का 5, 0, -1, -2, 3, माइनस के 4, 7 और माइनस का 3। इतना हमें दिया है। अब हम यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो ये वर्ग है ये मायावी है या नहीं। तो यहाँ हम इसी प्रथम वर्ग में, ये क्या है? हमारा प्रथम वर्ग है, तो इसकी प्रथम पंक्ति, जो ये पहली पंक्ति है, इसको जोड़ेंगे सबसे पहले। तो यहाँ हम लिख भी लेंगे कि प्रथम पंक्ति, क्या? प्रथम पंक्ति बराबर। तो प्रथम पंक्ति में हमें जोड़ना है 5, फिर माइनस का 1, फिर माइनस के 4, क्योंकि ये हमारी प्रथम पंक्ति है तो इसको हम जोड़ेंगे। जब इसे हम जोड़ेंगे तो देखिए 5 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस और कितना? 1, फिर प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस कितना? 4। तो यहाँ 5 का 5, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो प्रथम पंक्ति का मान कितना आया है? 0 आया है। इसी प्रकार हम करेंगे इसकी दूसरी पंक्ति को भी। तो द्वितीय पंक्ति, यहाँ हम लिखेंगे द्वितीय पंक्ति बराबर। द्वितीय पंक्ति में हमें दिया है माइनस का 5 और माइनस का 2 और फिर दिया है प्लस का 7। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस का 5 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस का 2 और यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस का 7। जब हम 5 में 2 जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 7 और प्लस का 7। इस प्रकार से इसका मान भी कितना आया है? 0 आया है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी तीसरी पंक्ति है वो क्या है। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले तृतीय पंक्ति। यहाँ हम लिखेंगे तृतीय पंक्ति बराबर, हमें दिया है 0 प्लस का 3 और कितना दिया है? माइनस का 3 दिया है। तो इस प्रकार से 0 प्लस 3 का प्लस 3 माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस कितना? 3। तो यहाँ से हमारा जब 3 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0। तो जो हमारी तीनों पंक्तियों का मान है वो आता है समान। देखिए यहाँ भी 0 आया, दूसरी पंक्ति का मान भी 0 आया और यहाँ से तीसरी पंक्ति का मान भी 0 आया। अब इसके बाद हम देखेंगे स्तंभ। जो हमारे ये स्तंभ है, पहला स्तंभ, दूसरा और ये तीसरा स्तंभ। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रथम स्तंभ बराबर। तो यहाँ लिखते हैं प्रथम स्तंभ बराबर। पहले स्तंभ में हमें क्या क्या दिया गया है? तो 5, 5 और 0। तो हमें दिया गया है पहले स्तंभ में 5, फिर माइनस का 5 और फिर 0। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 5 का 5 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस कितना? 5
और ये हो गया 0। तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 में से 5 जाएगा कितना, 0। अब इसके बाद देखते हैं द्वितीय स्तंभ। तो यहाँ लिखेंगे हम द्वितीय स्तंभ। द्वितीय स्तंभ, अब द्वितीय स्तंभ में हमें क्या दिया है, तो -1, -2 और 3 ये हमको दिया है। तो देखिए दूसरे स्तंभ में हमें दिया है -1, -2 और +3। तो इस प्रकार से इसका आ जाएगा -1, प्लस इंटू माइनस बराबर -2 और +3। इस प्रकार से अगर हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 3 और +3। आंसर कितना आएगा, 0। तो दूसरे स्तंभ का मान हमारा 0 आया है, पहले स्तंभ का मान भी 0 आया था। अब इसके बाद देखते हैं कि तृतीय स्तंभ का मान क्या आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे तृतीय स्तंभ। तृतीय स्तंभ बराबर, तृतीय स्तंभ में हमें दिया है -4, +7 और -3। इस प्रकार से इसका हो जाएगा -4, +7, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस और कितना, 3। अब हम 4 और 3 को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 7 और +7। तो इसका मान भी कितना आ गया है, 0। तो जो हमारी पंक्तियाँ थी तीनों, उसका मान 0 0 0 आया है। इसी प्रकार से तीनों स्तंभों का मान भी कितना आया है, 0 ही आया है। अब हमें चेक करना है कि जो इनके विकर्ण हैं क्या उनका मान भी 0 ही है या फिर कुछ और है। अगर 0 आ जाता है इसका मतलब है कि जो ये हमारा प्रथम वर्ग है ये कैसा है, एक मायावी वर्ग माना जाएगा। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि प्रथम विकर्ण का मान कितना आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे पहला विकर्ण, यहाँ हम लिखेंगे पहला विकर्ण बराबर, तो देखिए पहले विकर्ण का मान है हमारे पास +5, -2 और -3। तो इसे हम लिख लेंगे। तो हमारा इसका मान है +5, -2 और -3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5 का 5 प्लस इंटू माइनस बराबर -2 प्लस इंटू माइनस बराबर -3। इस प्रकार से 5 और जब हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो उसका मान भी 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस पहले विकर्ण का मान 0 आया है। अब हम देखेंगे कि दूसरे विकर्ण का मान कितना आता है। तो पहला विकर्ण हो गया, अब देखते हैं दूसरा विकर्ण कितना है। दूसरा विकर्ण बराबर, अब दूसरे विकर्ण का मान हमें कितना दिया है, तो देखिए -4, -2 और 0 दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ हम लिखेंगे -4, -2 और 0। अब इसे हम करेंगे सॉल्व। तो -4 प्लस इंटू माइनस बराबर -2 प्लस का 0। अब अगर हम -4 और +2 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो यहाँ हम अतः करके लिख सकते हैं कि जो ये पहला विकर्ण है, पहला मायावी वर्ग है, वो मायावी वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दूसरा विकर्ण कितना आ गया हमारे पास, -6 आ गया है। तो यहाँ हम अतः करके लिख देते हैं कि अतः
प्रथम वर्ग एक मायावी वर्ग नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ का मान तो समान आया है, किंतु दूसरे विकर्ण का मान बाकी के सभी मानों के समान नहीं है। अतः यह एक मायावी वर्ग नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा जो 7वें का पहला क्वेश्चन है वो हो जाता है कंप्लीट। अब इसी प्रकार से जो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है इसे भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे।